जय श्री कृष्ण एवरीवन। सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये वीडियो है मेरे बड़े बेटे की मैरिज सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में शादी की सभी रस्में ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। बारात का स्वागत, जयमाला, खाना पीना सभी कुछ हो चुका है। और सबसे जो महत्वपूर्ण रस्म होती है फेरों की, अभी यहाँ पर वही संपन्न होने जा रही है। फेरों के लिए यहाँ पर अभी सबसे पहले कन्या पूजन होगा, जिसके लिए वधू के यानी कि वृंदा के मम्मी पापा मदर फादर यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो कन्या पूजन करेंगे, जिसे कि लक्ष्मी और विष्णु की पूजा भी कहा जाता है। यहाँ पर पंडित जी वही पूजा कराने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से भी पंडित जी फेरों की रस्म को करवाएंगे, उसी तरह से यहाँ पर फेरों की रस्म संपन्न होगी। दोनों पक्ष के रिश्तेदार यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। दोनों तरफ वर पक्ष और वधू पक्ष के सभी रिश्तेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम इस फेरों की इन सभी रस्मों का आनंद ले रहे हैं। हिंदू धर्म में 7 फेरे से पूर्ण होने वाला यह संबंध 7 जन्म तक जुड़े रहने का वचन देता है। हिंदू धर्म में विवाह वर और वधू समेत दोनों पक्षों के परिजनों की सहमति लिए जाने की प्रथा होती है। शादी का बंधन सिर्फ 2 लोगों का ही नहीं, बल्कि 2 परिवारों के बीच एक नई साझेदारी का रिश्ता होता है। 16 संस्कारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विवाह संस्कार है। इस संस्कार में समाज और अग्नि देवता को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर 2 लोगों के बीच एक पवित्र रिश्ता कायम होता है। दरअसल हिंदू धर्म में दीपावली के 11वें दिन देवउठान एकादशी की प्रथा होती है और इसी दिन से विवाह कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, जो लगातार 7 महीने तक चलता है। हिंदू धर्म में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते, तब तक विवाह संपूर्ण नहीं माना जाता। विवाह में वर वधू के 7 फेरे लेने की प्रक्रिया को सप्तपदी भी कहा जाता है। शादी के मंडप में 7 वचनों के साथ 7 फेरे पूरे किए जाते हैं। प्रत्येक फेरे का वचन बहुत महत्व रखता है, जो वर वधू को जीवन भर साथ निभाने का वादा कराते हैं। 7 फेरों का बहुत अधिक महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में संख्या 7 मनुष्य के जीवन के लिए बहुत अहम होती है। इंद्रधनुष के 7 रंग, संगीत के 7 सुर, सूर्य के 7 घोड़े, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा, 7 समुद्र, 7 चक्र, 7 ग्रह, 7 लोक, 7 तारे, 7 तल, 7 दिन, 7 द्वीप और 7 ऋतुओं का वर्णन किया जाता है। जीवन की क्रियाएं भी 7 होती हैं और ऊर्जा के केंद्र भी 7 ही होती हैं, जिन्हें हम 7 चक्रास कहते हैं। सबसे अहम हिंदू धर्म में शादी का सीज़न 7 महीने तक चलता है, जिसमें अक्टूबर से शुरू होकर जून तक विवाह किए जाते हैं। 7 फेरों में पहला फेरा खाने पीने की व्यवस्था, दूसरा फेरा संयम और शक्ति संचय करने के लिए, तीसरा फेरा धन की व्यवस्था के लिए, चौथा फेरा सुख शांति के लिए, 5वां फेरा पशुधन संपदा के लिए, छठा फेरा हर ऋतु में रहन सहन के लिए और 7वें फेरे में वधू अपने वर का अनुगमन कर हमेशा साथ चलने और जीवन के हर सुख दुख में सहयोग करने का अटूट वचन लेती है। मैत्री सप्तदीन मुच्यते, इसका अर्थ है कि सिर्फ 7 कदम साथ चलने से ही 2 अजनबियों में भी मैत्री भाव पैदा होने लगता है। 7वें फेरे में वर अपनी वधू को वचन लेते हुए कहता है कि हम दोनों 7 कदम साथ चलने के बाद एक दूसरे के हमसफ़र और जीवन साथी के रूप में हमारा एक एक कदम साथ साथ उठे। इसलिए आज अग्निदेव के सामने हम एक साथ 7 कदम रखते हैं। हम अपने गृहस्थ धर्म का उम्र भर पालन करेंगे और 7 फेरों से शुरू हुआ हमारा ये प्यार समुद्र की तरह विशाल और गहरा होगा। धार्मिक अनुष्ठानों में कोई भी कार्य तभी पूर्ण होता है जब पति और पत्नी साथ में उस कार्य को करते हैं। ये पहले फेरे में वचन लिया जाता है। भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ के दौरान सीता माता की अनुपस्थिति में उनकी एक विशाल प्रतिमा को साथ रखा था। एक स्त्री में हालातों को काफ़ी दूर तक देखने की क्षमता होती है। वधू अपने भावी पति से भी ये वचन मांगती है कि आप अपने माता पिता की तरह ही मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे। ये वचन दोनों परिवारों के बीच आपसी सम्मान और मधुर संबंध बनाए रखने के लिए पत्नी की दूरदर्शिता को दिखाने का एक बेहतर उदाहरण है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कन्या से तो ये उम्मीद करी जाती है कि वो
वर के माता पिता का सम्मान करे, प्यार करे, उनकी सेवा करे, लेकिन जो कन्या के माता पिता होते हैं उनके सम्मान के लिए, उनके आदर भाव के लिए किसी प्रकार का कोई वचन नहीं माना जाता है, या ज़्यादातर लोग उसके लिए अपने आप को पीछे रखते हैं। इसलिए ये वचन कन्या दूसरे फेरे में ये वचन अपने वर से लेती है। तीसरे वचन में कन्या कहती है, यानी युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आप मेरा हर तरह से ध्यान रखेंगे, मेरा पालन करते रहेंगे, मेरे मान सम्मान का भी ध्यान रखेंगे। ये तीसरे फेरे में कन्या अपने वर से वचन लेती है। चौथे वचन में वधू वर को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए कहती है। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का दायित्व पति पर होगा, ये एहसास वो चौथे फेरे में वचन मांगकर लेती है। पांचवें वचन के जरिए कन्या वर से कहती है कि विवाह के बाद घर के कार्य, लेन देन या कोई अन्य खर्च से पहले आप एक बार मुझसे इस विषय पर ज़रूर बात करेंगे। ये वचन भविष्य में पत्नी के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। छठे वचन में पत्नी कहती है कि आप मेरी सखियों या अन्य लोगों के बीच मुझे अपमानित नहीं करेंगे, साथ ही ये सुनिश्चित भी करेंगे कि घर, ससुराल या बाहर का अन्य कोई सदस्य मेरा अपमान या अवहेलना ना कर पाए। सातवें व आखिरी वचन के जरिए वधूवर से रिश्ते के प्रति ईमानदारी बरतने का वचन मांगती है कि आप भविष्य में मेरे और अपने बीच किसी अन्य को भागीदार नहीं बनाएंगे, मेरे सिवा अन्य किसी स्त्री से कोई नाता नहीं रखेंगे। इस तरह हिंदू धर्म में विवाह के 7 वचनों के माध्यम से स्त्री के लिए मान सम्मान और अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, जो आज के परिवेश को देखते हुए बहुत अधिक ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक रिवाज के अनुसार घर के दामाद जो होते हैं वो वधू को शॉल पहनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे नंदोई हैं जिन्होंने वृंदा को शॉल पहनाया है। और उसके बाद ये एक प्रथा है जिसमें एक जल के लोटे के अंदर दूध मिश्रित पानी होता है, जल होता है, गंगा जल, और उसको वधू की मदर, वृंदा की मम्मी ने पकड़ा हुआ है और वो एक एक बूंद नीचे पात्र में वो पानी जाएगा और पंडित जी यहाँ पर मंत्र पढ़ रहे हैं, पूजा करा रहे हैं। एक एक बूंद पानी वृंदा के हाथ से नीचे वृंदा के पापा का हाथ है, उनसे जाता हुआ वो उस पात्र में जा रहा है। ये कन्यादान का ही एक हिस्सा होता है और बहुत ही खूबसूरत प्रथा है ये, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बहुत सुंदर प्रथा है, बहुत इमोशनल मोमेंट होता है यहाँ पर। उसकी मम्मी जल का लोटा लेकर के वो पानी की एक एक बूंद को नीचे गिरा रही हैं और उसके पापा ने नीचे हाथ रखा हुआ है जहाँ से वो जल उस थाली में जाता जा रहा है। और ये कुछ और रस्में हैं जो पंडित जी करा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी रस्में हैं, फेरों की रस्में जो बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर अब वर वधू का गठबंधन किया जा रहा है, दोनों के आंचल को एक दूसरे से बांधा जा रहा है।
यहाँ पर विंदा की मौसी विंदा को ये एक दुपट्टा ओढ़ा रही हैं जिनको इनके यहाँ पिथौड़ा कहा जाता है, हमारे यहाँ इससे पीलिया कहा जाता है। और उसके ऊपर एक पीली कलर की चादर पहनाई जाती है जो वधू की तरफ से पहनाई जा रही है, और हमारी तरफ से वधू को मुकुट पहनाया जाता है। ये मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ हैं जो विंदा को मुकुट पहना रही हैं, और इस तरह से वधू को ये मुकुट और पीला दुपट्टा पहनाया जाता है। ये एक फेरे का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर वर वधू की कन्या के माता पिता के द्वारा पूजा हो चुकी है। यहाँ पर कन्या को एक पीला कपड़ा पहनाया जाता है और साथ ही उसे एक मुकुट पहनाया जाता है जो वर पक्ष की तरफ के द्वारा लाया जाता है, यानी हम लोग वो मुकुट लेके गए थे और वो मुकुट फिर कन्या को बांधा जाता है और उसके बाद आगे की रस्में होती हैं। तो यहाँ पर विंदा को ये पीला कपड़ा पहना करके हमने मुकुट बांध दिया था, जिसके बाद वो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। दोनों ही साक्षात विष्णु और लक्ष्मी भगवान का रूप लग रहे थे और यहाँ पर उनकी पूजा आराधना की जा रही है। ये जो मुकुट पहनाया जाता है ये बहुत ही सुंदर लगता है दुल्हन के ऊपर। जब उसे बांधा जाता है तो उसका रूप जो होता है उसकी सुंदरता और भी अधिक निखर जाती है। और यहाँ पर आरती शुरू हो गई है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की यहाँ पर आरती की जा रही है। घर के सभी सदस्य, दोनों परिवारों के सभी रिश्तेदार सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्वामी अद्भुत छविराजे, नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भई कलि कारण, द्विज को दरस दियो, स्वामी द्विज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन मल कियो, ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भीन कटारो, जिन पर कृपा करे, स्वामी जिन पर कृपा करे, चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनके प्रति हरि, ओम जय लक्ष्मी रमणा, मनोरथ पायो, सदा तज दीनी, स्वामी सदा तज दीनी, जो फल भोग्यो प्रभु जी, जो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति के, ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण, छिन बिन धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सर्यो, ओम जय बाल बाल सर्वे राजा, बन में भक्ति करे, स्वामी बन में भक्ति करे, मन वांछित फल पावत, दीन दयालु हरि, ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो,
कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा प्रथमान्यासन्नाते अनागम महिमाना शचन्द्र पूर्वेशाद्या सन्ति देवा ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसस्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। बोले भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। और यहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की आरती भी हो गई है और अब वृंदा के मम्मी पापा आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों बच्चों को। और अब इसके बाद शुरू होंगे फेरे, और फेरे होने के बाद जो रस्म होती है वो विदाई की होती है, जो कि बहुत ही एक इमोशनल रस्म होती है, जिसमें कि बहुत ही दोनों पक्षों के लोगों को एक बहुत ऐसा अनुभव होता है कि जब भी कोई कन्या माता पिता अपने कन्या का विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। बहुत ही खुश और भारी दोनों मन से वो अपनी बेटी को विदा करते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब हम किसी भी लड़की को दुल्हन बना करके अपने घर में लाते हैं तो उसको बहुत बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से, बहुत इज़्ज़त के साथ अपने घर में रखना चाहिए। उससे घर का वातावरण, घर का प्यार ऐसे ही देना चाहिए जो कि एक माँ अपनी बेटी को देती है। इससे जो लड़की होती है वो घर को बिल्कुल अपने घर की तरह से मान के रहेगी और बहुत ही सुख और खुशी का वातावरण घर के अंदर रहेगा। इसके लिए पहला कदम वर पक्ष को उठाना चाहिए। वर पक्ष के परिवार को, लड़के के माता पिता का और उसके घर के प्रत्येक सदस्य को दोनों हाथों को खुले मन के साथ वधू का स्वागत करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, उसे बहुत प्यार के साथ रखना चाहिए, उसे बिल्कुल अपनी बेटी बहन की तरह से घर के अंदर रखना चाहिए। और लड़के को जिस कन्या से वो शादी करता है उसके पूरे मान सम्मान का, उसकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखना चाहिए, उसका पूरा प्यार, उसे पूरा प्यार, सम्मान और एक ऐसा वातावरण उसे देना चाहिए जो उसे अपने माता पिता के घर में मिलता है। तो यहाँ पर मैं वृंदा को मुकुट अच्छी तरह से बांध रही हूँ ताकि वो फेरों पर बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सके, क्योंकि मुकुट जो होता है उसको बांधने के लिए बहुत अच्छे तरीके से बांधना पड़ता है, नहीं तो वो खिसक जाता है। तो यहाँ पर मैं उसको इस तरह से बांध रही हूँ ताकि वो हटे ना और वो फेरों पर बहुत ही अच्छी तरीके से फेरों को पूर्ण कर सके। तो यहाँ पर अब फेरे शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि आजकल वातावरण बहुत अधिक बदल चुका है। आज हर कन्या अपने पैरों पर खड़ी है। पहले ज़माने में, हमारे ज़माने से भी पहले, लड़कियां बहुत कम अपने पैरों पर खड़ी होती थी। वो पूर्ण रूप से घर लड़के पर और लड़के के परिवार के ऊपर डिपेंडेंट होती थी। तो उस समय वो बहुत सारी ऐसी बातों को बर्दाश्त करती थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए या जिनसे उन्हें दुख होता था, जिनके द्वारा उनको परेशानी होती थी, वो तब भी उन्हें बर्दाश्त करती थी, क्योंकि वो हर तरह से लड़के और लड़के के परिवार पर डिपेंडेंट थी। अगर परिवार और लड़का बहुत अच्छा होता था तो ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजर जाती है, लेकिन अगर लड़की डिपेंडेंट नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाती। आज का दौर बिल्कुल बदल चुका है। आज के ज़माने में लड़की अपने पैरों पर फाइनेंशियली तौर पर पूर्ण रूप से खड़ी होती है। वो फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। 90% लड़कियां फाइनेंशियली अपने ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। इसके बावजूद भी लड़की को अगर घर में हम एक अपनी बेटी की तरह से रखेंगे तो कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती जो कि सहयोग ना देना चाहे या आगे बढ़कर एक अच्छी तरह से उस परिवार में ना रहना चाहे। मेरा तो यही मानना है। मेरे दोनों बेटों की आज शादी हो चुकी हैं और मेरी दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी हैं। मैं अपनी दोनों बहुओं को बेटी के रूप में मानती हूँ। मेरे मन में कभी भी ये नहीं आता है कि मेरी बहू है। पहले मेरे 2 बेटे थे और अब मेरी दोनों बहुएं हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे 4 बच्चे हैं और हमारे घर का वातावरण इसीलिए बहुत अच्छा रहता है कि मेरे दोनों बहुओं के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, घर में सभी के साथ मिलजुल कर चलती हैं और बहुत अच्छे से दोनों रहती हैं। ऐसा सभी को करना चाहिए। हर किसी परिवार में हर सास को एक माँ के रूप में और परिवार के हर सदस्य को उसी रिश्ते के रूप में कन्या को अपनाना चाहिए, लड़की को अपनाना चाहिए और उसी भाव से रहना चाहिए। तो लड़की भी बहुत ही अच्छी तरह से रहती है। ऐसा नहीं होता
जाता, और एक लड़का हमेशा ये उम्मीद करता है कि लड़की उसके माता पिता का बहुत प्यार करे, आदर करे, सम्मान करे, उनकी सेवा करे, लेकिन वो खुद लड़की के माता पिता का उतना सम्मान नहीं करता। ये बहुत ही गलत बात होती है। जिस तरह से लड़का चाहता है कि लड़की उसके माता पिता का सम्मान करे, उसी तरह से लड़के को भी लड़की के माता पिता का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जब भी उन्हें उनकी ज़रूरत हो उन्हें उनके पास मौजूद होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी दोनों में, लड़के और लड़की में प्यार, लगाव, विश्वास पैदा होगा और शादी एक बहुत ही अच्छी तरह से ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ साथ होती हैं। अगर किसी लड़की के अंदर कोई कमी भी है तो उसे प्यार के साथ समझाना चाहिए, और कमियाँ बड़ों में भी हो सकती है, परिवार के अन्य सदस्यों में भी हो सकती है, लेकिन अगर उन कमियों को प्यार से समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादातर ससुराल में देखा जाता है कि अगर कन्या की तरफ से कोई कमी रह जाती है या उसके माता पिता द्वारा या उसके भाई बहनों द्वारा कोई कमी रह जाती है तो उसे ताने मारे जाते हैं, उससे इनडायरेक्टली सुनाया जाता है, जो कि बहुत ही गलत परंपरा है। ये एक बहुत बड़ा, मेरी नज़रों में एक बहुत बड़ा गुनाह होता है कि अगर आप किसी लड़की को ताने मारकर उसे इनडायरेक्टली सुनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे कन्या के मन में कभी भी किसी के लिए रिस्पेक्ट पैदा नहीं होगी। डर कर, ताने मारकर हम किसी को भी नहीं अपनी तरफ कर सकते, ना ही हम उसकी गलती को बता सकते हैं, बल्कि हम अगर प्यार के साथ हम उसकी कोई भी हर किसी में गलती होती है, हमारे अंदर भी होती है, हमारे बच्चों में भी हो सकती है, तो फिर लड़की के अंदर क्यों नहीं हो सकती। तो अगर हम उसको अपने बच्चे की तरह से समझाएंगे तो ज़रूर वो अपनी उस कमी को दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हम ताने मारेंगे और हम उसके माता पिता को कुछ कहेंगे या उसके भाई बहनों को, उसके परिवेश में उंगली उठाएंगे, तो कोई भी लड़की ये नहीं बर्दाश्त करेगी और उसके मन में आपके लिए कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। इसलिए हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखकर लड़की को अपने घर के सदस्य के रूप में, अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो घर में बहुत ही अच्छा वातावरण, खुशगवार वातावरण होता है और ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरह से गुजर जाती है। परिवारों में देखा जाता है, ससुराल में, कि अधिकतर देखा जाता है कि अगर उस घर में लड़की है, वही चीज़ें अपनी बेटे के लिए कुछ और होती हैं और बहू के लिए कुछ और होती हैं, और वो सब चीज़ें बहू देख रही होती है, नोटिस कर रही होती है। अगर उसका पति उसका साथ देता है तो वो उस चीज़ को कम करने या ख़त्म करने में कामयाब हो जाती है। दोबारा उसके साथ वो चीज़ नहीं हो पाती है अगर उसका हस्बैंड आगे बढ़कर उसका साथ देता है। लेकिन अगर वो साथ नहीं देता तो वो सारी ज़िंदगी उस चीज़ को झेलती रहती है। वही चीज़ बेटी के लिए कुछ और होती है और बहू के लिए कुछ और होती है। इससे क्या होता है कि कभी भी परिवारों में सौहार्द नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा। जब भी लड़की को कभी भी मौका मिलेगा वो उनसे दूर होने का प्रयास करेगी, या अगर नहीं कर पाएगी तो वो सारी ज़िंदगी एक दुख के वातावरण में अपना जीवन बिताएगी। इसलिए कभी भी इस तरह की सोच रखकर, अपनी सोच को हमेशा ख़त्म करके और इस तरह की सोच रख के तो आप कभी भी किसी लड़की को अपने घर में ना लाएं। उसे लाने से पहले अपने दिमाग से, अपने दिल से यह विश्वास दिला करके लाएं कि हम जिस कन्या को अपने घर में ला रहे हैं वो हम एक बेटी को ला रहे हैं, और हम उसे वही वातावरण देंगे जो हम अपनी खुद की बेटी को देना चाहेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को ससुराल में प्यार मिले, पति का, सास ससुर का, घर के हर सदस्य का सहयोग मिले, तो हमें भी बहू को उतना ही प्यार, उतना ही मान सम्मान, उतना ही सहयोग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी बहू के साथ तो मनचाहा व्यवहार करें और अपनी बेटी के लिए आप बहुत अच्छे से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करें। तो ये एक न्याय नहीं होता। इस चीज़ का बहुत ही, और इसी के साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी, कन्या को भी जब वो दूसरे घर में जाती है तो ये मान के जाना चाहिए कि अगर उससे अच्छा वातावरण मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो अपना 100% देकर अपने घर में, अपने जिस तरह से वो अपने माँ बाप के घर में रहती है, अपने माँ बाप को प्यार करती है, रिस्पेक्ट करती है, उसी तरह से वो ससुराल में रहेगी। तो दोनों तरफ से ये सोच के साथ बहुत ही अच्छा जीवन, एक खुशगवार जीवन गुजरता है। यहाँ पर फेरे शुरू हो चुके हैं और वृंदा की हेल्प करने के लिए स्वाति, मेरी भतीजी, मेरे भाई की बेटी, और वानी, मेरी छोटी वाली बहू, खड़ी हुई। साथ में ईशान है जो कि इन दोनों को सहयोग कर रहा है फेरों के लिए, क्योंकि फेरे करते समय यहाँ पर अग्नि चल रही है तो थोड़ा सा वर के वस्त्र, लहंगा पहना हुआ है तो उसको संभालना पड़ता है। तो यहाँ पर स्वाति खड़ी हुई है, और मेरे देवर का बेटा है, वृंदा का भाई है, ईशान है और वानी खड़े हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर फेरे संपन्न हो रहे हैं।
यहाँ पर फेरे हो रहे हैं और हमारे यहाँ पर फेरों पर ना लोकगीत गाए जाते हैं। हमारी साइड के हम लोग लोकगीत गा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में ही दूसरे गाने भी चल रहे थे, जिसकी वजह से वो मैंने म्यूट कर दिया है, लोकगीत को म्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ फेरों के लोकगीत गाए जा रहे हैं और साथ ही साथ पंडित जी यहाँ पर फेरों के जो भी वचन वगैरह होते हैं, जो भी बातें होती हैं वो बताते हैं। और अभी यहाँ पर जो प्रांशु है वो पंडित जी जैसे जैसे बता रहा है वो कर रहा है। वृंदा यहाँ पर सामने बैठी हुई है और पीछे सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं, यहाँ पर फेरों की इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, अपने आशीर्वाद दोनों को दे रहे हैं ताकि बच्चे सारी ज़िंदगी एक अच्छा जीवन की शुरुआत कर सकें और एक अच्छा जीवन गुजार सकें। तो सभी दोनों पक्षों के रिश्तेदार परिवार यहाँ पर बैठकर दोनों बच्चों को अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। ते अस्तु मम वाच मेघ मना सुखस्वः प्रजापतिस्त्वा नियनक्तु मह्यम। जैसा मेरा मन है ऐसा ही आपका भी है। तभी तो पट्टी बैठेगी, एक बोलेगा कि मॉल में चल रहे हैं, एक बोलेगा नहीं यार मंगल बाजार लगा वहाँ जाते हैं, तो दोनों में हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एक जैसा मन होना चाहिए। अब एक कह रहा है कि दान करने वाला उसका विचार है कि यार हमें दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए, दूसरा बोलेगा क्यों बर्बाद करने पैसे घर में ही रख लेते हैं, ठीक है ना। तो कई चीजें हैं, तो एक जैसा मन होगा तो क्या पटरी बैठ जाएगी, ठीक बात है ना। तो इसलिए आपने बोला कि जैसा मेरा मन है ऐसा आपका भी हो जाएगा। अब आप पति बनने जा रहे हैं। तो फेरों में जो 7 वचन लिए जाते हैं वो पंडित जी ने करवा दिए हैं। और अभी यहाँ पर प्रांशु वृंदा को की मांग भर रहा है और उसने जब वृंदा को सिंदूर लगाया तो वो सिंदूर उसकी नाक पर, माथे से होता हुआ नाक पर आया, जो एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। और ये सिंदूर वृंदा की नाक पे इतना सुंदर लग रहा था जिसको कि मैंने नहीं हटाने दिया। मैंने कहा ऐसे ही रहने दो, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये बहुत शुभ भी होता है। जब सिंदूर फैल जाता है तो बहुत शुभ भी होता है। तो यहाँ पर अभी प्रांशु जो है वृंदा की मांग भर रहा है और अभी यहाँ पर मांग भरने की रस्म हो गई। इसके बाद वो वृंदा को मंगलसूत्र पहनाएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ चांदी के सिक्के में सिंदूर को भरकर मांग भरी जाती है, तो वही चांदी के सिक्के से उसने उसकी वृंदा की मांग को भर दिया है। और यहाँ पर मांग भरने के बाद अभी ये इसको मंगलसूत्र पहना देगा, जो लड़का ही वधू को हमारे यहाँ फेरों के समय पहनाता है। तो अभी मांग भरने के बाद वो ये तीनों मेरा भतीजा है, भांजा है और देवर का बेटा है, ये तीनों लड़के यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर फूलों की वर्षा की जा रही है। साथ ही अभी ये प्रांशु वृंदा को मंगलसूत्र पहना रहा है और ये रस्म भी यहाँ पर पूरी हो गई है। फेरों की जितनी भी रस्में हैं वो यहाँ पर अभी संपन्न हो गई हैं और इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर फेरे हुए। हम सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत आनंद आया। पंडित जी ने बहुत ही अच्छी तरह से 7 वचनों का निभाने का बच्चों को समझाया और बोला। वहाँ पे अनेक प्रकार के लोग आते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ऐसी जगह पे जाने से जंगल में इत्यादि में तो कहीं पे शेर भी दिख सकता है आपको, कहीं पे गंदे लोग भी दिख सकते हैं। तो ऐसी जगह पे आप अकेले नहीं जाएंगे, आपका अपमान हो सकता है। उद्यान, बाग बगीचे, पार्क इत्यादि में आप अब अकेले नहीं जाएंगे। मद्यपान माने जहाँ शराब, बीड़ी, सिगरेट यानी चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, ड्रग्स का इस्तेमाल होता हो, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ऐसी जगह में आप नहीं जाएंगी। पंडित जी एक बात बताइए, जंगल में शेर कस्तूरी वाला। वृंदा जी 5 बजे घर पहुंच जाती हैं, आज नहीं आई, क्यों नहीं आई? चिंता होगी नहीं होगी? तो जाएंगे ना, फोन करके जाएंगे, बता के जाएंगे ना। पंडित जी 9 से 5 के बीच में भी तो मिल के आ सकते। उसमें आपको टेंशन नहीं रहेगी ना, वो तो उनका ड्यूटी टाइम है। पंडित जी ऐसा हो सकता है इसमें अमेंडमेंट हो सकता है कुछ? हाँ, मैसेज कर दो, है ना। तो
और यहाँ पर इस रस्म में पंडित जी बता रहे थे कि अगर कभी किसी गैदरिंग में दोनों बैठे हुए हैं और लड़की को लड़के से कुछ कहना है तो चुपके से उसकी शर्ट को नीचे खींचेगी ताकि किसी को पता भी ना चले कि वो कुछ कहना चाह रही है। तो वही रस्म वो बता रहे थे और सभी लोग इन सभी रस्मों को बहुत इन्जॉय कर रहे थे। फेरों की रस्में हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से भी बाहर हिंदू लोगों के लिए सभी जगह एक जैसी होती हैं, बस थोड़ा सा स्टेट वाइज सभी के यहाँ थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो जाता है। जैसे कि उड़ीसा, बिहार, यूपी, हरियाणा सभी जगह थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन हर रस्म में हो जाता है, वरना सभी रस्में एक तरह से होती है। इसी तरह से 7 फेरे लिए जाते हैं, मांग भरी जाती है, गठबंधन वगैरह होता है। और 7 फेरों के ये जो वचन होते हैं ये पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को एक बहुत ही अच्छे रिश्ते में बांधते हैं। और इसी तरह से ये फेरों से हमारी विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है। इसके बाद वर वधू दोनों को मुंह मीठा कराया जाता है। उसके बाद दोनों पक्षों के हर सदस्य दोनों बच्चों को आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद देने के बाद फिर विदाई का समारोह शुरू होता है। तो यहाँ पर अब फेरे पूरे हो गए हैं और अब शुरू हो रहा है वर वधू दोनों को आशीर्वाद देने का कार्यक्रम शुरू। तो यहाँ पर सबसे पहले पंडित जी ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया और ये मैं और मेरे हस्बैंड अभी दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी रिलेटिव्स, सभी रिश्तेदार, ये मेरे देवर और देवरानी हैं जिन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया है। सभी लोग इसी तरह से बारी बारी आकर बच्चों को आशीर्वाद देंगे। ये मेरे ब्रदर और मेरी छोटी भाभी हैं, छोटा ब्रदर और छोटी भाभी हैं जिन्होंने बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। ये मेरी सिस्टर और मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ हैं, दोनों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। ये मेरी बड़ी दीदी और मेरी भाभी हैं, बीच वाली भाभी हैं जिन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। और ये मेरी सिस्टर हैं सरोज दीदी जिन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। सभी रिलेटिव्स बच्चों को बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं और ये कन्या पक्ष के लोग आकर के अब बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये वृंदा की साइड के रिलेटिव्स हैं, वृंदा के रिलेटिव्स हैं जो बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनमें से मुझे जहाँ तक पता है ये राइट साइड में है वृंदा की मौसी, जो पीछे खड़ी हुई हैं वो वृंदा की मौसी हैं। वृंदा को बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह से वो वृंदा को मानती हैं। ये वृंदा की मौसी हैं जिन्होंने बच्चों, और वो भी शायद वृंदा की मामी जी थी जिन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया था। ये वृंदा की बुआ जी हैं, ये भी बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं। और ये बच्चे हैं ईशान, अंकुर, वानी, श्रेया, सभी मिल रहे हैं इनसे। और ये वृंदा के मामा मामी हैं जो बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया है अभी। और ये वानी और श्रेया हैं, ये वृंदा की कुछ हेल्प कर रहे हैं।
वानी मेरी होने वाली छोटी वाली बहू उस समय, और ये वृंदा की मौसी हैं, और ये मेरे हस्बैंड हैं। हमारे यहाँ एक रस्म होती है खांड कटोरे की। एक कटोरे के अंदर खांड रखकर वो वर के पिता को दिया जाता है। तो वृंदा की मौसी ने वो मेरे हस्बैंड को दिया था। और ये मेरा देवर का बेटा है राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में है ईशान मेरा छोटा बेटा। और ये वानी और श्रेया हैं। श्रेया हमारी बेटी, मेरे देवर की बेटी, और वानी मेरी होने वाली छोटी वाली बहू। और ये वृंदा के मम्मी पापा हैं जो बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पर आशीर्वाद की ये फेरों की आखिरी रस्म होती है जिसमें बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत हंसी खुशी के साथ फेरे संपन्न हुए। सभी लोगों को बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत आनंद आया। पंडित जी ने बहुत ही अच्छी तरह से पूर्ण रूप से फेरे कराए थे। और यहाँ पर एक ये इनके यहाँ रस्म होती है वृंदावनों के यहाँ पर जो वर और वधू है वो कन्या के सभी रिलेटिव्स को पैर छूकर सूखा गोला देते हैं आशीर्वाद, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर प्रांशु और वृंदा बैठे हुए हैं। वो वृंदा के सभी रिश्तेदारों से आशीर्वाद लेंगे, अपने से बड़ों के पैर छुएंगे, उनको गोला देंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो यहाँ पर अभी वही रस्म हो रही है। रही ये विदाई, जो वर और वधू दोनों ही पक्ष के लिए बहुत ही इमोशनल समय होता है। यहाँ पर हम दुल्हन को अपने घर लेकर के जा रहे हैं।
you